प्यारे बच्चों, आज हम इतिहास विषय के पाठ नंबर 5 यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। मध्यकाल में भारत में अनेक विदेशी यात्री आए, जिनमें अल-बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर प्रमुख हैं। इनके यात्रा वृत्तांतों से मध्यकालीन भारत के सामाजिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कौन कौन से यात्री आए बेटे? अल-बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। अल-बरूनी बेटा टॉपिक है अल-बरूनी। अल-बरूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में सन 973 ईस्वी में हुआ था। अल-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज़्म में हुआ था। कब हुआ था? 973 में। ख्वारिज़्म कहाँ है? उज़्बेकिस्तान में। अल-बरूनी सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञाता था। किन किन भाषाओं का? सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत। 1017 ईस्वी में ख्वारिज़्म पर आक्रमण के बाद सुल्तान महमूद गजनबी अल-बरूनी आदि अनेक विद्वानों को अपने साथ गजनी ले आया था। 1073 में ख्वारिज़्म पर आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनबी ने। और महमूद गजनबी अल-बरूनी को और बहुत सारे और विद्वानों को साथ लेकर कहाँ गया? गजनी। अल-बरूनी ने भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृत आदि का ज्ञान प्राप्त किया। किसका? धर्म का, दर्शन का और संस्कृत का। इनके ग्रंथ का नाम है किताब उल हिंद। अल-बरूनी के ग्रंथ का नाम क्या है? किताब उल हिंद। बेटाओ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद अल-बरूनी ने अरबी भाषा में किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की। किस भाषा में? अरबी भाषा में। किसने? अल-बरूनी ने। यह ग्रंथ 80 अध्यायों में विभाजित है। कितने अध्याय में? 80। इसमें धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों का वर्णन है। किस भाषा में है? अरबी भाषा में। कितने अध्याय हैं? 80। इसमें किसके बारे में लिखा है? धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, कानून और मापतंत्र। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ इब्न बतूता। इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के तेंजियर नामक नगर में हुआ था। कहाँ हुआ? तेंजियर में। कहाँ है ये? मोरक्को में। वह 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा। इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा? 1333 में। सुल्तान महमूद तुगलक ने उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। सुल्तान महमूद तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया। चीन कब गया? 1342 में। 1347 ईस्वी में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय कर लिया। कहाँ जाने का? घर जाने का। कब? 1347 में। 1354 ईस्वी में इब्न बतूता मोरक्को पहुँच गया था। मोरक्को कब पहुँचा था? 1354 में। उसने अपने यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा। किस भाषा में? अरबी में, जो रिहला के नाम से प्रसिद्ध है। रिहला नामक ग्रंथ किसने लिखा था? इब्न बतूता ने। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में नवीन संस्कृतियों, लोगों की आस्थाओं, मान्यताओं आदि के बारे में लिखा था। किसके बारे में? नवीन संस्कृतियों के बारे में, लोगों की आस्थाओं और मान्यताओं के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का निवासी। फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा इतिहासकार था। कहाँ का था ये? फ्रांस का। एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा इतिहासकार था।
वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक रहा? 12 वर्षों तक। कब से कब तक? 1656 से लेकर 1668 तक। और मुगल दरबार से निकटता से जुड़ा रहा। किस दरबार से? मुगल दरबार से। पूरब और पश्चिम की तुलना। बर्नियर ने पूरब और पश्चिम की तुलना की है। बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। यूरोप की तुलना में भारत की स्थिति कैसी है? दयनीय। कौन बता रहा है? बर्नियर। परंतु उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670-71 में प्रकाशित हुए और अगले 5 वर्षों में ही अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतालवी भाषाओं में इनका अनुवाद हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, भारतीय सामाजिक जीवन को समझने में बाधाएं। अल-बरूनी के अनुसार भारतीय सामाजिक जीवन को समझने में कौन कौन सी बाधाएं हैं? अल-बरूनी को भारतीय सामाजिक जीवन को समझने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। ये बाधाएं थी, नंबर 1 संस्कृत भाषा की कठिनाई। नंबर 1 संस्कृत भाषा की कठिनाई। नंबर 2 धार्मिक अवस्थाओं और प्रथाओं में भिन्नताएं। धार्मिक अवस्था और प्रथाओं में भिन्नताएं। तीसरा है अभिमान। तीसरा है अभिमान। अल-बरूनी का जातीय व्यवस्था का विवरण। टॉपिक क्या है बेटाओ? अल-बरूनी का जातीय व्यवस्था का विवरण। अल-बरूनी ने जातीय व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी सिद्धांतों को स्वीकार किया। कौन से सिद्धांतों को? ब्राह्मणवादी सिद्धांतों को। उसने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार कर दिया। अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार कर दिया। उसके अनुसार प्रत्येक वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है, प्रत्येक वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। जाति व्यवस्था के विषय में अल-बरूनी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूर्ण रूप से प्रभावित था। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। इब्न बतूता ने अपनी भारतीय यात्रा के दौरान जो अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया था। यानी भारत यात्रा की तो जो अपरिचित थी उसको इन्होंने रेखांकित किया। क्यों किया? ताकि श्रोता अथवा पाठक सुदूर देशों के वृत्तांतों से प्रभावित हो सकें। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, इब्न बतूता तथा नारियल और पान। इब्न बतूता तथा नारियल और पान। इब्न बतूता ने नारियल और पान 2 ऐसी वानस्पतिक उपजों का वर्णन किया है जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे। किसके बारे में? नारियल और पान। उसके अनुसार नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है। नारियल वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है क्योंकि इसमें भी मानो 2 आँखें, एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखाई देता है। उसके अनुसार पान एक ऐसा वृक्ष है जिससे अंगूर लता की तरह उगाया जाता है। पान को कैसे उगाते हैं? अंगूर लता की तरह। लता का अर्थ होता है बेल की तरह। इब्न बतूता और भारतीय सैर। इब्न बतूता और भारतीय सैर। इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध थे। अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले और रंगीन बाजार थे। शहर कैसे थे? भीड़ भाड़ वाली सड़कें, चमक दमक वाले और रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते। इब्न बतूता दिल्ली को बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला और भारत में सबसे बड़ा बताता है। इब्न बतूता ने किस शहर को
भारत का सबसे बड़ा शहर बताया है दिल्ली को। दौलताबाद, दौलताबाद कहाँ है बेटा? महाराष्ट्र में। दौलताबाद भी कम नहीं था, यानी आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। कौन सा शहर? दौलताबाद, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। बाजार केवल आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। बाजार आर्थिक विनिमय के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार था जिसे तारबबाद कहते हैं। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार था जिसे तारबबाद कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि तारबबाद किसे कहते हैं। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार था जिसे तारबबाद कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ कृषि और व्यापार। कृषि और व्यापार। इब्न बतूता के अनुसार कृषि बड़ी उत्पादनकारी थी। इसका कारण था मिट्टी का उपजाऊपन। किसके कारण? मिट्टी का उपजाऊपन। किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते थे। कितनी फसलें? 2। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्वी एशिया दोनों में बहुत मांग थी, जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़े, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी। महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी होती थी कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा बहुत ही धनाढ्य लोग ही पहन सकते थे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हो संचार की अनूठी प्रणाली। संचार की अनूठी प्रणाली। इब्न बतूता के अनुसार लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह बने हुए थे। व्यापारिक मार्गों पर क्या बना हुआ था? सराय और विश्राम गृह। इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देखकर चकित हुआ। इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देखकर चकित हुआ। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिन में पहुंच जाती थी। कितने दिन में? 5 दिन में। इब्न बतूता के अनुसार भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली है अश्व डाक व्यवस्था और दूसरी है पैदल डाक व्यवस्था। पहली कौन सी है? अश्व डाक व्यवस्था और दूसरी है पैदल डाक व्यवस्था। अब पढ़ेंगे अश्व डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था को उलुक कहा जाता है। उलुक किसको कहते हैं? अश्व डाक व्यवस्था हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती। किसके द्वारा? राजकीय घोड़ों के द्वारा। दूसरी है पैदल डाक व्यवस्था। पैदल डाक व्यवस्था में प्रति मील 3 अवस्थान होते थे। प्रति मील 3 अवस्थान, जिसे दावा कहते थे। पैदल डाक व्यवस्था में प्रति मील 3 अवस्थान होते, जिसे दावा कहा जाता है। यह 1 मील का 1/3 होता था। 1 मील का कितना होता था? 1/3। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हो इब्न बतूता और बर्नियर। इब्न बतूता और बर्नियर। जहां इब्न बतूता ने हर उस बात का वर्णन किया जिसने उसे अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित हुआ था। इब्न बतूता ने उस हर बात का वर्णन किया जिससे वह अनूठेपन के कारण प्रभावित हुआ। वही बर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। बर्नियर किससे थे? एक अलग बुद्धिजीवी परंपरा से। उसने भारत में जो भी देखा
उसने भारत में जो भी देखा उसने यूरोप में व्याप्त स्थितियों से तुलना की। उसका उद्देश्य था, बर्नियर का उद्देश्य था यूरोपीय संस्कृति की श्रेष्ठता प्रतिपादित करना। यूरोपीय संस्कृति की श्रेष्ठता प्रतिपादित करना। फ्रांसवा बर्नियर के ग्रंथ का नाम है ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर। पूछ लिया जाता है ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर के लेखक कौन है? बर्नियर। बर्नियर ने ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर नामक ग्रंथों की रचना की। यह ग्रंथ अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि, गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। किसके लिए? गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि और गहन चिंतन। बर्नियर ने अपने ग्रंथों में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया। मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया। इस ग्रंथ में बर्नियर ने मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से की। मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से की तथा प्राय यूरोप की श्रेष्ठता को दर्शाया। किसकी श्रेष्ठता को? यूरोप की श्रेष्ठता को। उसने भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया, यानी बिल्कुल विपरीत, अथवा फिर यूरोप का विपरीत दर्शाया है। उसने भारत में जो भिन्नताएं देखी उन्हें इस प्रकार क्रमबद्ध किया जिससे भारत पश्चिमी संसार को निम्न कोटि का प्रतीत हो। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ भूमि स्वामित्व का प्रश्न। बर्नियर के अनुसार भूमि स्वामित्व का प्रश्न, जो भूमि है उस पर किसका स्वामित्व है, उसके बारे में बर्नियर क्या लिख रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव है। कौन सी भिन्नता बताइए? भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव। बर्नियर के अनुसार भूमि पर राजकीय स्वामित्व राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक है। भूमि पर राजकीय स्वामित्व राज्य तथा उसके निवासी दोनों के लिए हानिकारक था। राजकीय भूस्वामित्व के कारण भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते। राजकीय भूस्वामित्व के कारण भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें वृद्धि करने के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन रहते थे। उत्पादन के स्तर को बनाए रखने, वृद्धि करने के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन रहते। इस प्रकार निजी भूस्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोका। इसके परिणाम स्वरूप कृषि का विनाश हुआ, किसानों का उत्पीड़न हुआ। कृषि का विनाश और किसानों का उत्पीड़न हुआ। बर्नियर द्वारा मुगल साम्राज्य का चित्रण। टॉपिक क्या है बेटाओ? बर्नियर द्वारा मुगल साम्राज्य का चित्रण। बर्नियर द्वारा मुगल साम्राज्य का चित्रण। बर्नियर के अनुसार मुगल साम्राज्य का राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे। शहर और नगर विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे। इसके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे। खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे। इसका मात्र एक कारण था राजकीय भूस्वामित्व। परंतु किसी भी सरकारी मुगल दस्तावेज से यह ज्ञात नहीं होता कि राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। नेक्स्ट है बेटाओ टॉपिक बर्नियर के विवरणों द्वारा पश्चिमी विचारकों को प्रभावित करना। बर्नियर के विवरणों द्वारा पश्चिमी विचारकों को प्रभावित करना।
बर्नियर के विवरणों ने पश्चिमी विचारकों को भी प्रभावित किया। फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया था। फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया। इसके अनुसार एशिया में शासक अपनी प्रजा के ऊपर अपनी प्रभुता का उपभोग करते थे। एशिया में शासक अपनी प्रजा के ऊपर अपनी प्रभुता का उपभोग करते थे, जिससे दासता तथा गरीबी की स्थिति में रखा जाता था। इस तर्क का आधार यह था कि समस्त भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था। भूमि पर किसका स्वामित्व था? राजा का। निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी। इसके अनुसार राजा और अमीर वर्ग को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति कठिनाई से जीवन यापन कर पाता था। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में और आगे बढ़ाया। कार्ल मार्क्स ने एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ाया। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, बर्नियर द्वारा ग्रामीण समाज का चित्रण सच्चाई से दूर होना। बर्नियर द्वारा ग्रामीण समाज का चित्रण सच्चाई से दूर होना। बर्नियर द्वारा ग्रामीण समाज का यह चित्रण सच्चाई से दूर था। एक और बड़े जमींदार थे जो भूमि पर उच्च अधिकारों का उपभोग करते थे। कौन? जमींदार। और दूसरी ओर अस्पृश्य भूमि विहीन श्रमिक, जिन्हें बोलते थे बलाहार। भूमि विहीन श्रमिक बलाहार थे। इन दोनों के बीच में बड़ा किसान था। किसके बीच में? जमींदार, अस्पृश्य, भूमि विहीन श्रमिक के बीच में कौन था? किसान, जो किराए के श्रम का प्रयोग करता था। कैसे श्रम का? किराए का। माल उत्पादन में लगा रहता। कुछ छोटे किसान भी थे जो बड़ी कठिनाई से अपने जीवन निर्वाह के योग्य उत्पादन कर पाते थे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई। बर्नियर के विवरण से कभी कभी एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई भी उजागर होती है। उसका कहना है कि उत्पादन हर जगह पतनोन्मुख था, फिर भी संपूर्ण विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी। संपूर्ण विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातु कहाँ आती थी? भारत में। क्योंकि उत्पादों का सोना और चांदी के बदले निर्यात होता था। उसने एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय के अस्तित्व को भी स्वीकार किया है। नगरों की स्थिति कैसी थी? 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। नगरों में कितनी परसेंट जनसंख्या रहती थी? 15%। कब? 17वीं शताब्दी की अपन बात कर रहे हैं। यह औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। इतने पर भी बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर किसने कहा है? बर्नियर ने, जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविरों पर निर्भर थे। जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविरों पर निर्भर थे। उसका विश्वास था कि ये शिविर नगर राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतन उन्मुख हो जाते। उस समय सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। उदाहरण देखें तो उत्पादन केंद्र के रूप में, व्यापारिक नगर के रूप में, बंदरगाह नगर के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में और तीर्थ स्थान।
व्यापारी वर्ग। टॉपिक का नाम क्या है? व्यापारी वर्ग। बर्नियर के अनुसार व्यापारी प्राय सुदृढ़ सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे। किससे जुड़े होते? सामुदायिक और बंधुत्व के संबंधों से, और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित थे। किसके माध्यम से? अपनी जाति और व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से ये संगठित थे। पश्चिम भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता है। पश्चिम भारत में क्या बोलते थे? महाजन। और उनके मुखिया को क्या बोलते थे? सेठ कहलाता था। नेक्स्ट टॉपिक है व्यावसायिक वर्ग। अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, जिसको बोलते हैं हकीम या वैद्य, अध्यापक जिसे बोलते हैं पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता जिसको बोलते हैं वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे। राजकीय कारखाने। संभवतः बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण देता है। एकमात्र कौन सा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण देता है? वो है फ्रांसवा बर्नियर। उसने लिखा कि कई स्थानों पर बड़े कक्ष दिखाई देते हैं जिन्हें कारखाना अथवा शिल्प कार्यों की कार्यशाला कहते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं? कारखाना या शिल्प कार्यों की कार्यशाला। एक कक्ष में कसीदाकार, एक अन्य में सुनार, तीसरे में चित्रकार, चौथे में प्रलाक्षारस का रोगन लगाने वाले, पांचवें में बढ़ई, छठे में रेशम, जरी या महीन मलमल का काम करने वाले रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ महिलाएं। दासियों, सती तथा श्रमिक। दासियां, सती तथा श्रमिक बाजारों में दास खुले आम बेचे जाते थे। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी। इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर दासियों के संगीत और नृत्य के प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। दासियों को क्यों नियुक्त करता था? अमीरों पर नज़र रखने के लिए। दासों का सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए प्रयोग किया जाता। दास किस लिए? घरेलू श्रम के लिए। मुगल कालीन भारत में सती प्रथा प्रचलित थी। बर्नियर ने लिखा, यद्यपि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती, परंतु अन्यों को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। महिलाओं का श्रम कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेती थी, अतः महिलाओं को उनके घरों के विशेष स्थानों तक परिसीमित कर नहीं रखा जाता था।